क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि 40 की उम्र के बाद मतलब मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ या उनकी सेक्सुअल लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी बढ़ती हुई उम्र नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा जो बेली फैट होता है ना, यानी पेट की चर्बी, जिसे हम लोग अक्सर एक बहुत ही मामूली और हानि रहित चीज मान लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये जो पेट की चर्बी है, ये असल में मर्दों के शरीर में जो मेल हार्मोन्स होते हैं ना, उनको फीमेल हार्मोन्स में बदल रही होती है। ओह वाओ, मतलब अपने ही शरीर के खिलाफ। तो आज हम ना इसी विषय पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए इस विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर देखिए आमतौर पर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। मतलब बढ़ती उम्र के साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं ना, लोग उन्हें बस एक ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे कंट्रोल में है। सही कहा आपने। देखिए आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास मेडिकल रिसर्च, आर्टिकल्स और नोट्स का एक पूरा स्टैक है, और हमारा मिशन एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना है। इंटरनेट पर और उन अजीब से विज्ञापनों में हम अक्सर देखते हैं ना कि 80 की उम्र में 20 साल जैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है। हाँ, वो वाले एड्स। हाँ वही। तो आज हम यही परखेंगे कि क्या ये सच है, और सबसे ज़रूरी बात, 40 की उम्र के बाद बिना किसी उस महंगी जिम मेंबरशिप या उन अजीबो-गरीब विदेशी सप्लीमेंट्स के हमारी जो आम भारतीय लाइफस्टाइल है उसमें एक मजबूत सेक्सुअल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ये शुरुआत करने के लिए बहुत सही जगह है, क्योंकि जब हम उन दावों की बात करते हैं ना जो कहते हैं कि 80 की उम्र में 20 जैसी शक्ति, तो मेडिकल साइंस बहुत साफ तौर पर कहता है कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो बस हवाबाजी है? देखिए लगभग हाँ। जो लोग 80 की उम्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं, वो अक्सर या तो किसी मेडिकल हेल्प का सहारा ले रहे होते हैं, जैसे वाइग्रा वगैरह, या फिर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा होता है। सीधी सी बात है, एक 80 साल का शरीर बायोलॉजिकल तौर पर 20 साल के शरीर जैसा रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता। यानी वो जो जादुई दावा है वो असल में मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन इन सोर्सेज में एक और बात बहुत हाईलाइट की गई है कि भले ही 20 जैसा ना हो, पर नेचुरल तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इरेक्शन ढलती उम्र में भी बिल्कुल संभव है, बस उसका मतलब तरीका थोड़ा अलग है। एकदम सही। और यहीं पर ना बायोलॉजी का सबसे बेसिक नियम लागू होता है। नियम बहुत ही सिंपल है। अब पेनिस की सेहत का सीधा मतलब है आपकी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं की सेहत। रक्त वाहिकाओं की सेहत, राइट? हाँ, अगर किसी इंसान का दिल और उसका ब्लड सर्कुलेशन मजबूत है तो उसका इरेक्शन भी आमतौर पर सही रहेगा। इसके पीछे एक केमिकल काम करता है जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड। जब आपकी ब्लड वेसल्स हेल्दी होती है ना, तो वो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं, और ये क्या करता है, ये नसों को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जो मर्द उम्र बढ़ने के बाद भी सेक्सुअली फिट रहते हैं, वो असल में कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी उन ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने या डैमेज होने से बचा रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक विंटेज कार को मेंटेन करने जैसा हो गया। मतलब देखिए, एक 80 साल पुरानी क्लासिक कार को किसी 20 साल की नई स्पोर्ट्स कार की तरह रेस ट्रैक पर दौड़ाया तो नहीं जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उस कार के इंजन को यानी इंसान के दिल को और उसकी फ्यूल लाइन को यानी ब्लड वेसल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाए तो वो विंटेज कार आज भी बहुत स्मूथ और शानदार तरीके से चल सकती है। विंटेज कार वाली तुलना ना बिल्कुल सटीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम 4 मेन पिलर्स पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला है ब्लड फ्लो, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा है नर्व्स या तंत्रिकाएं, जो आपके दिमाग से शरीर के निचले हिस्से तक सिग्नल्स पहुंचाती हैं। तीसरा पिलर है हार्मोन्स, खास करके टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल होना। और चौथा है आपकी मानसिक स्थिति या माइंडसेट। तो जो लोग लंबी उम्र तक सेक्सुअल हेल्थ का आनंद लेते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल से इन्हीं चारों पिलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और हार्मोन्स इतनी ही ज़रूरी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं?
क्योंकि अगर शरीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ ऐसे खामोश दुश्मन भी तो होंगे ना जो इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। डेटा ने ना इन खामोश दुश्मनों की एक पूरी लिस्ट सामने रखी है। इसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और नींद की कमी सबसे ऊपर आते हैं। लाइफस्टाइल वाली बीमारियां। हाँ, अब सोचिए ये काम कैसे करते हैं। जैसे हाई ब्लड शुगर है, वो नसों की अंदरूनी परत को खुरदुरा कर देता है, फिर वहाँ प्लेग जमने लगता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बताई गई है, और वो वही है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, बेली फैट, यानी पेट की चर्बी। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम अपने आम भारतीय समाज की बात करें ना, तो लोग अक्सर कहते हैं अरे थोड़ा पेट निकला हुआ तो क्या हुआ, ये तो खाते पीते घर की निशानी है। हाँ, बहुत आम बात है। वही तो, इसे एक बहुत ही हानि रहित, मतलब नॉर्मल सी चीज माना जाता है, लेकिन हमारी रिसर्च इसे एक बहुत बड़ा खतरा बता रही है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पेट की चर्बी वाले लोग बस दिन भर बैठे रहते हैं, या इसके पीछे कोई डीप बायोलॉजिकल वजह है? नहीं, इसके पीछे बहुत ही सीधा सा साइंस है। पेट की चर्बी ना, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में विसरल फैट कहते हैं, वो सिर्फ एक चुपचाप पड़ा हुआ वजन नहीं है। ये असल में एक एक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। एक्टिव ऑर्गन, एक फैट? हाँ, और ये फैट एक खास तरह का एंजाइम रिलीज करता है जिसे एरोमाटेज कहते हैं, और इस एंजाइम का काम बहुत ही खतरनाक होता है। ये मर्दों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एक मिनट, ईस्ट्रोजन वो तो फीमेल हार्मोन होता है ना? यानी शरीर खुद ही अपने मेल हार्मोन्स को खत्म कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो जब किसी आदमी के शरीर में पेट की चर्बी बढ़ती है तो उसका शरीर खुद ही अपने सेक्स हार्मोन को यानी टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहा होता है और एस्ट्रोजन को बढ़ा रहा होता है। इससे ना सिर्फ इरेक्शन में कमी आती है बल्कि एनर्जी भी गिर जाती है, और इसकी वजह से और ज्यादा चर्बी जमने लगती है। बाप रे, पूरा विशियस साइकिल बन गया। हाँ, ये एक दुष्चक्र है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो उम्र दराज लोग फिट रहते हैं वो अक्सर बहुत चेहरे और स्लिम दिखते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाली बात है। मतलब पेट की चर्बी बस कोई लुक्स या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। खैर, इसके अलावा सोर्सेज में एक और बहुत ही मॉडर्न खतरे के बारे में बताया गया है जिसने आज की जनरेशन को बुरी तरह जकड़ लिया, और वो है पॉर्न की लत और ओवर स्टिमुलेशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेंटल और न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक बन चुका है। देखिए, जब आपके दिमाग को स्क्रीन्स पर लगातार इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम और नई नई स्टिमुलेशन मिलती है ना, तो दिमाग में डोपामीन का एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है। लेकिन हमारा दिमाग इतनी ज़्यादा उत्तेजना को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है, वो अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को कम कर देता है या सुन्न कर देता है, जिसे हम डाउन रेगुलेट करना कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली जिंदगी में जब वो इंसान अपने पार्टनर के पास होता है तो वो जो नॉर्मल उत्तेजना होती है वो उसके सुन्न हो चुके दिमाग को जगाने के लिए काफी नहीं होती। एकदम सही। मेडिकल भाषा में इसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। स्क्रीन्स पर जो ऐसी आर्टिफिशियल उत्तेजना मिलती है ना, उसकी वजह से रियल लाइफ में परफॉर्मेंस गिर जाती है। मतलब उस इंसान का शरीर भले ही मेडिकली फिट हो, पर उसका दिमाग वो ज़रूरी सिग्नल नीचे नर्व्स तक भेज ही नहीं पाता। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो हम सिर्फ फिजिकल बीमारियों से नहीं लड़ रहे हैं जैसे डायबिटीज या बेली फैट, बल्कि स्क्रीन्स की वजह से जो दिमाग सुन्न हो रहा है हमें उससे भी लड़ना है। बिल्कुल। अब जब हमने प्रॉब्लम की जड़ को समझ लिया है तो थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि 40-41 साल का एक आम भारतीय आदमी ये चर्चा सुन रहा है। वो बेचारा रोज सुबह ऑफिस जाता है, उस पे फैमिली की जिम्मेदारियां हैं और उसके पास दिन में 2 घंटे जिम जाकर भारी वेट उठाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव जरूरी है, इसका क्या प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट होना चाहिए? देखिए, इन सोर्सेस से जो प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट बनता है ना, वो ऐसे ही बिजी लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें किसी महंगी जिम या हेवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है।
बस एक 30 मिनट का डेली वर्कआउट प्लान काफ़ी है। इसकी शुरुआत होती है सुबह की धूप लेने से और करीब 5 से 8 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक से, यानी थोड़ा तेज चलने से। रुकिए, सिर्फ चलने से? क्योंकि देखिए, इंटरनेट पर तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स अक्सर यही बोलते हैं कि जब तक आप जिम में जाकर 100 किलो की डेडलिफ्ट नहीं मारते या खून पसीना नहीं बहाते, तब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता और इरेक्शन सही नहीं होता। तो क्या सिर्फ तेज टहलने से सच में इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? ये सच में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हर किसी को हैवी वेट लिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। अगर हम मेडिकल साइंस को देखें तो जब कोई इंसान 30 से 40 मिनट लगातार तेज चलता है ना, तो उसके पूरे शरीर की ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और ये जो तेज बहाव है ये नसों की अंदरूनी दीवारों पर एक रगड़ या फ्रिक्शन पैदा करता है जिसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। शियर स्ट्रेस। हाँ, और इस रगड़ के जवाब में नसें बहुत भारी मात्रा में वही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था। इससे नसें लचीली बनती हैं। और वॉक करने का एक और फायदा है, इससे आपका कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, जिससे आगे चलकर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने की जगह मिल जाती है। क्या बात है, यानी वो जो नॉर्मल सी वॉक है वो असल में नसों के अंदर से एक तरह से मालिश कर रही है। और वॉक के अलावा और क्या करना चाहिए? वॉक के बाद शाम के टाइम कुछ हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सलाह दी गई है। बहुत सिंपल सा रूटीन है। 15-15 रेप्स के 3 सेट स्क्वाट्स मार लीजिए और कुछ पुशअप्स कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। स्क्वाट्स पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे पैरों की जो मांसपेशियां होती है ना, जैसे ग्लूट्स और क्वाड्स, वो शरीर में सबसे बड़ी होती हैं। जब आप इन बड़ी मसल्स पर थोड़ा जोर डालते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम को लगता है कि उसे और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो इसके रिएक्शन में वो हैवी मात्रा में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। इसके अलावा स्क्वाट्स करने से पेल्विक एरिया यानी शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जो कि स्ट्रॉन्ग इरेक्शन के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। ये तो काफ़ी लॉजिकल लग रहा है। और डाइट के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि देखिए, हमारी जो टिपिकल भारतीय डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत होते हैं पर प्रोटीन अक्सर कम रह जाता है। हाँ, और इसीलिए डाइट को बहुत ही सिंपल और घर के खाने के आसपास रखा गया है इस ब्लूप्रिंट में। प्रोटीन के लिए आप अंडे, पनीर और दालों का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ढेर सारी हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स। और जो गुड फैट्स होते हैं ना, जो हार्मोन्स बनाने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं, उसके लिए रोज़ 5 से 10 बादाम और 2 अखरोट ज़रूर खाएं। और खाना बनाने के तेल के बारे में भी कुछ था ना? हाँ, रिफाइंड ऑयल से बिल्कुल बचना है। उनकी जगह आप सरसों का तेल या मूंगफली का तेल यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या कुछ स्पेसिफिक ऐसे फूड्स भी हैं जो सीधा इरेक्शन या टेस्टोस्टेरोन को टारगेट करते हो? बिल्कुल है। 3 चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट की गई हैं। पहला है कच्चा लहसुन। लहसुन में ना एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो सीधे सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। दूसरा है प्याज, जो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है। और तीसरा सबसे ज़रूरी है कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स। अच्छा, पम्पकिन सीड्स में ऐसा क्या है? इनमें जिंक बहुत हैवी मात्रा में होता है। जिंक वो मिनरल है जिसका यूज शरीर उन सेल्स में करता है जो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, जिन्हें लेडिग सेल्स कहते हैं। बिना जिंक के टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं सकता। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, बाहर का तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा मीठा और ज़्यादा शराब, इन सब से पूरी तरह दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नसों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करती हैं। अब मुझे ना इस डाइट प्लान और पूरे रूटीन की सादगी बहुत पसंद आई। ये किसी 10 दिन की एक्सट्रीम क्रैश डाइट या 1 महीने के उस जिम के पागलपन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में अगर देखा जाए तो एक मैराथन है। यहाँ आपको बस 70 से 80% डिसिप्लिन लगातार मेंटेन करना है। लेकिन इन सब के बीच एक ख़ास एक्सरसाइज का नाम आता है, जिसे सोर्सेज ने सेक्सुअल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है, कीगल एक्सरसाइज। तो ये क्या है और ये काम कैसे करती है? हाँ, कीगल एक्सरसाइज इस पूरे ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये ना सीधा इरेक्शन की फर्मनेस को यानी उसकी कड़कपन को बढ़ाती है। इसे समझने के लिए आप एक गुब्बारे के बारे में सोचिए। अगर आपने गुब्बारे में हवा भर दी और फिर उसके मुंह को कस के पकड़ लिया,
तो हवा बाहर नहीं निकलेगी ना, गुब्बारा टाइट रहेगा। हाँ बिल्कुल। बस ठीक वैसे ही इरेक्शन के दौरान जब खून पेल्विक एरिया में भर जाता है तो वहाँ की मांसपेशियाँ, स्पेसिफिकली बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल, वो सिकुड़ जाती है ताकि खून वापस ना जा सके। केगल एक्सरसाइज इन्हीं मसल्स को मजबूत करने का काम करती है। ओह, तो इसे करने का सही तरीका क्या होता है? तरीका बहुत ही आसान है। इसमें आपको अपनी पेल्विक मसल्स को इस तरह से सिकुड़ना होता है या टाइट करना होता है जैसे आप पेशाब को रोकने की कोशिश कर रहे हो। इसे बस 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। इसके 10 से 15 रेप्स दिन में 3 बार करने की सलाह दी गई है। और ये इतनी सटल एक्सरसाइज है कि इसे आप ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे या ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब 40 के बाद सिर्फ बड़े बाइसेप्स या चेस्ट बनाने से ज़्यादा ज़रूरी इन छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट पेल्विक मसल्स की लगातार ट्रेनिंग है। चलिए, अब हमने फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट को तो कवर कर लिया, लेकिन एक और बहुत बड़ा एंगल है, हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन। ये जो मानसिक स्थिति है और स्ट्रेस है, ये इस पूरे इक्वेशन को कैसे बिगाड़ता है? मेडिकल साइंस मानता है कि इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन है। जब कोई आदमी ओवर थिंकिंग करता है या लगातार एक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक ही वक्त पर शरीर में हाई लेवल पर नहीं रह सकते, राइट? ये एक बायोलॉजिकल रूल है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। इसे थोड़ा एवोल्यूशन के नज़रिए से समझते हैं। जब शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, तो दिमाग को लगता है कि इंसान किसी जानलेवा खतरे में है, जैसे कोई शेर उसके पीछे पड़ा हो। अब ऐसे सर्वाइवल मोड में शरीर के लिए रिप्रोडक्शन या सेक्स से जुड़े कामों में अपनी एनर्जी लगाना सबसे आखिरी प्रायोरिटी बन जाता है। नेचुरली। हाँ, इसलिए शरीर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन तुरंत रोक देता है। अब देखिए, आज के दौर में किसी के पीछे शेर तो नहीं पड़ा है, लेकिन ऑफिस की डेडलाइन या EMI का स्ट्रेस भी दिमाग को वही सेम सिग्नल देता है। इसीलिए स्ट्रेस इरेक्शन को उम्र से भी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म करता है। ये शेर वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक था और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इन नोट्स में नींद पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि नींद ही वो टाइम है ना जब ये कॉर्टिसोल अपने आप कम होता है। 100%। और देखिए, नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव हार्मोनल प्रोसेस है। रात को 10:30 से 11 बजे के बीच सो जाना और 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेना, ये सबसे बड़ा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो रात में डीप स्लीप या रेम स्लीप के दौरान ही होता है। अच्छा। अगर कोई इंसान रात के 2 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है ना, तो वो सिर्फ अपनी नींद नहीं ख़राब कर रहा, वो उस क्रूशल टाइम विंडो को बर्बाद कर रहा है जब उसका शरीर अगले दिन के लिए हार्मोन्स का नया बैच तैयार करने वाला था। यहाँ ना मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाना चाहता हूँ। आजकल मार्केट में हम देखते हैं कि ऐसे विज्ञापनों की भरमार हैं जो इंस्टेंट पावर कैप्सूल्स या रातों रात ताकत देने वाले जादुई आयुर्वेदिक सेक्स बूस्टर्स बेच रहे हैं। तो क्या लोग अपनी लाइफस्टाइल सुधारने, रोज चलने और टाइम पर सोने की मेहनत से बचने के लिए इन गोलियों का शिकार हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो भी सप्लीमेंट्स रातों रात ताकत या अचानक पावर देने का वादा करते हैं ना, वो या तो पूरी तरह से बेकार होते हैं या फिर उनमें इलीगल तरीके से वही केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो वायाग्रा जैसी दवाओं में होते हैं। इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लेना दिल के लिए बहुत जानलेवा हो सकता है। तो फिर सही क्या है? देखिए, कोई भी नेचुरल हर्ब रातों रात असर नहीं करती। नेचुरल सप्लीमेंट्स में अगर कुछ सच में काम करता है तो वो है अश्वगंधा, जिसे रात में लेने से आपका कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस कम होता है। इससे शरीर को अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का स्पेस मिलता है
और दूसरा है प्योर शिलाजीत, जो सेल्यूलर लेवल पर एनर्जी यानी एटीपी को बढ़ाता है। लेकिन इन्हें भी किसी बहुत ही सर्टिफाइड और भरोसेमंद जगह से ही लेना चाहिए। यानी मोटा मोटी बात यह है कि हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, पसीना बहाना ही पड़ेगा और अपनी उन आलसी आदतों को सुधारना ही होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस पूरी डिस्कशन से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है जो 40 पार कर चुके हर आदमी को समझनी चाहिए। देखिए, जब कोई 20 या 25 साल का होता है ना, तो उसका शरीर एक ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा होता है। हार्मोन्स अपने आप उफान पर होते हैं, शरीर अपनी गलतियां खुद ठीक कर लेता है। लेकिन जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ना मैनुअल हो जाता है। मैनुअल कंट्रोल। हाँ, अब आपको अपने शरीर को कॉन्शियसली यानी सोच समझकर मेंटेन करना पड़ता है। जो लोग 40 या 50 की उम्र में अपने खाने, नींद और वर्कआउट का ध्यान रखते हैं, वो सच में उन 25 साल के बच्चों से बेहतर फिजिकल और सेक्सुअल हेल्थ एंजॉय करते हैं जो रात भर जागकर और जंक फूड खाकर अपनी बैंड बजा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे साइंस और इस ब्लूप्रिंट को एक फाइनल फॉर्मूला में पैक करें तो वो क्या होगा? वो आखिरी और सबसे सॉलिड फॉर्मूला होगा। एक हेल्दी ब्लड फ्लो प्लस बैलेंस्ड हार्मोन्स प्लस काम माइंडसेट, इन तीनों को मिलाकर बनता है एक मजबूत और लंबी उम्र तक चलने वाला सेक्सुअल हेल्थ। और इन तीनों को ही रोज़मर्रा के मूवमेंट, साफ डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। बेहतरीन। तो इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि एक अच्छी सेक्सुअल सेहत ना कोई लॉटरी या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये सिर्फ जवानी की कोई जागीर है। ये रोज़मर्रा की मूवमेंट, साफ सुथरा खाना, टाइम पर सोना और दिमाग को शांत रखने का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इसके लिए आपको किसी लाखों की जिम या इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की। रोज़ 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करना, थोड़े स्क्वाट्स लगाना, बाहर के खाने से बचना, पेट की चर्बी को कम करना और 11 बजे तक सो जाना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अगर किसी को कोई पहले से मेडिकल कंडीशन है, जैसे शुगर बढ़ी हुई है, बीपी कंट्रोल में नहीं है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 40 के बाद रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इरेक्शन से जुड़ी लगभग 90% समस्याएं इन्हीं बीमारियों से शुरू होती हैं, जब वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू करती हैं। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट जोड़ा आपने। तो अब इस गहरे विश्लेषण को ख़त्म करते हुए मैं यहाँ ना एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी विचार छोड़ना चाहता हूँ जो इस पूरी चर्चा से उभर कर आया है। हम लोग अक्सर सेक्सुअल हेल्थ को बस एक बेडरूम परफॉर्मेंस तक ही सीमित रखते हैं और उसे एक अलग ही टैबू वाले नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अगर हमारी शारीरिक सेक्सुअल क्षमता असल में हमारे दिल की धड़कन, हमारी ब्लड वेसल्स की सफाई और हमारी मानसिक शांति का एक सीधा सीधा आईना है, तो क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल को सिर्फ एक खास परफॉर्मेंस सुधारने के नज़रिए से ही देखना चाहिए, या फिर क्या हमें इसे अपनी पूरी ज़िंदगी की क्वालिटी, हमारी लंबी उम्र और हमारे हेल्दी एग्जिस्टेंस का एक अलार्म सिस्टम मानना चाहिए? अगर इरेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो शायद ये आपके शरीर का तरीका है आपको ये बताने का कि बॉस, दिल या नसों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस विस्तार से चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।